भीरूपुर नाम के गांव में सभी लोग खेती का काम करते हैं, पर किसी के पास भी खुद के खेत नहीं हैं। सभी लोग सिर्फ नाम के किसान हैं। गांव की सारी जमीनें वहां के जमींदार भीरू के पास है और वो खुद बहुत बड़ा लालची है। भीरू हमेशा किसानों का फायदा उठाता है और उनके काम के बदले उन्हें बहुत कम दिहाड़ी देता है। आज मेरे खेतों में 20 किसानों की जरूरत है। जिस को आना है वो आ सकता है, पर एक बात मैं पहले ही बता दूं कि दिन भर काम करने के बाद मैं 50 रुपए ही दूंगा। पर मालिक, एक दिन काम करने की दिहाड़ी तो 500 रुपए है। आप तो 50 रुपए बहुत कम दे रहे हैं। इतने पैसे देकर भी मैं तुम लोगों पर एहसान ही कर रहा हूँ। हाँ, काम की जरूरत तो है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम लोग मुफ्त में काम करें। तुम लोगों को काम करना है तो करो, नहीं तो मैं दूसरे गांव से मजदूर लेकर आऊंगा, तो तुम लोगों को ये काम भी नहीं मिलेगा। भीरू के दूसरे गांव से मजदूर लाने की बात सुनकर किसान घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी किसानों को काम की जरूरत थी। इसलिए किसान मन मार कर उसके खेत में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। भाइयों, इस बार तो हम लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, पर अगली बार से हम सभी एकजुट हो जाएंगे और जब तक जमींदार हमें उचित दिहाड़ी नहीं देगा तब तक हम लोग उसके खेत में काम नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। बड़े आए थे 500 रुपए में काम करने वाले और 50 रुपए में काम कर रहे हैं। इन किसानों से कैसे काम निकालना है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। काम खत्म करने के बाद सभी किसान एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और एक योजना बनाते हैं कि चाहे सभी को भूखा ही क्यों ना मरना पड़े, वो अब जमींदार की शर्तों पर काम नहीं करेंगे। फसल बोने का समय आता है और भीरू किसानों को काम के लिए बुलाने जाता है। चलो सभी लोग, बुआई का समय हो चुका है। जल्दी से मेरे खेतों में फसल बो दो। पहले तुम हमारी दिहाड़ी पक्की करो, तभी हम लोग तुम्हारे खेतों में बुआई के लिए आएंगे। मैं तुम्हें प्रतिदिन काम करने के 100 रुपए दूंगा। नहीं, इस बार तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। हम लोग अपनी मेहनत का पूरा पैसा लेंगे। 100 रुपए प्रतिदिन क्या कम है? हाँ, बहुत कम है। हमने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि आगे से हम लोग 500 रुपए एक दिन की दिहाड़ी लेंगे। सभी किसान इस बात पे अड़ गए कि वो 100 रुपए में काम नहीं करेंगे। भीरू इसलिए वो एक नई चाल चलता है। अरे भाई, तुम लोग नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हें अपने खेतों में काम करने के सिर्फ 100 रुपए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 100 रुपए के साथ साथ तुम लोगों को अपनी फसल का कुछ हिस्सा भी दूंगा। फसल का हिस्सा देने की बात सुनकर सभी किसान हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भीरू जैसा लालची और कंजूस जमींदार उनको फसल का हिस्सा देने की बात कर रहा था, पर सभी को भीरू की बात पर यकीन नहीं था। क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम हमें 100 रुपए दिहाड़ी के साथ जब फसल पककर तैयार होगी तो तुम उस फसल का कुछ हिस्सा हमें भी दोगे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम लोग मेरा यकीन करो। मैं अपनी फसल का 1/4 हिस्सा तुम लोगों में बांट दूंगा। पर अगर तुम फसल पकने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो? भीरू समझ जाता है कि इस बार किसान बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं, इसलिए वो उनको विश्वास दिलाने के लिए वो कागज में लिख कर देता है कि वो अपनी फसल के भाग का 1/4 हिस्सा किसानों को देगा। अब तो हम भी इस फसल के हिस्सेदार हैं, इसीलिए हमें अब खेतों को अपना समझकर ही काम करना होगा। सही कहा भाई तुमने। अगर हम लोग कड़ी मेहनत करके अच्छी फसल उगाएंगे तो उसमें से बहुत सारा अनाज निकलेगा और तब हम लोगों को भी ज्यादा अनाज मिलेगा। सभी किसान अब भीरू के खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। 6 महीने तक काम करने के बाद खेतों में लहलहाती फसल पककर तैयार हो जाती है। सभी किसान फसल काटते हैं और जब अनाज बांटने का समय आता है तो भीरू अपनी बात से मुकर जाता है। तुमने तो हमें लिखकर भी दिया था कि तुम अपनी फसल का 1/4 हिस्सा किसानों को दोगे।
हाँ कहा था, पर मैं तुम लोगों को अनाज नहीं दूंगा। मैं सभी किसानों को अनाज में से जो निकला भूसा है वो दूंगा। पर बात तो अनाज देने की हुई थी ना, और हम लोग अनाज ही लेंगे। बीरू अनाज देने से साफ मना कर देता है। तब सभी किसान चंदू के पास जाते हैं, क्योंकि इस गांव में सिर्फ चंदू ही एक पढ़ा लिखा आदमी है। वो किसानों की पूरी बात सुनता है और उनको ये मामला कोर्ट में ले जाने के लिए कहता है। ये मामला कोर्ट में जाता है। जज साहब, बीरू ने हमें बुआई के समय फसल का 1/4 हिस्सा देने की बात कही थी, और अब वो अपनी बात से मुकर रहा है और हमें अनाज के बदले भूसा दे रहा है। ये बात झूठी है। मैंने इन्हें अनाज के भाग का कुछ हिस्सा देने के लिए कहा था, और भूसा भी अनाज का ही एक हिस्सा है। मैं सभी किसानों को सारा भूसा देने के लिए तैयार हूँ। बीरू जज साहब को वो कागज दिखाता है जिसमें उसने किसानों को अनाज का हिस्सा देने की बात लिखी थी। इस कागज में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि बीरू किसानों को अनाज देगा। इसमें लिखा है कि वो किसानों को अनाज का कुछ हिस्सा देगा, और अगर वो भूसा दे रहा है तो भूसा भी अनाज का ही एक हिस्सा है। इसीलिए किसानों को भूसा लेने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जज भीरू के लिखे हुए कागज को नजर में रखकर फैसला सुनाते हैं, जिससे भीरू बहुत खुश हो जाता है और सभी किसान बहुत दुखी हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और क्या कर सकते हैं? चुपचाप भूसा रख लेते हैं, नहीं तो बाद में वो भी नहीं मिलेगा। और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। अगर हमारे दिल में पाप नहीं है तो भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। अब सभी किसान भूसा रख लेते हैं। किसानों की इस हार से भीरू बहुत खुश हो जाता है। बड़े आए थे कोर्ट में केस लड़ने वाले। कुछ समय के बाद गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिससे वहां के कमजोर घर टूट जाते हैं। भीरू का गोदाम भी टूट जाता है और उसका सारा अनाज खराब हो जाता है। जिन जिन लोगों के घर टूटे हैं, सरकार एक योजना के तहत उनके लिए नए घर बनवाती है। देखा, भगवान भी हमारे साथ है। अब गांव में भूसे के घर बनाए जाएंगे और सरकार किसानों से भूसा खरीदेगी। पर भूसे का घर क्यों बनवाए जा रहे हैं? अगर फिर भूकंप आएगा तो घर दोबारा न टूट जाए, इसीलिए हल्के घर बनाने की योजना आई है कि अगर घर टूटेगा भी तो उसमें रह रहे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अब गांव में भूसा सिर्फ किसानों के पास था, इसलिए सरकार किसानों से अच्छे दाम में भूसा खरीदती है, जिससे सभी किसानों को बहुत फायदा होता है। ये देखकर भीरू को बहुत जलन होती है। मैंने खामखा इन किसानों को भूसा दे दिया, उससे अच्छा तो मैं इनको अनाज ही दे देता। अब मेरे पास ना रहा अनाज और ना रहा भूसा। अगर मेरे पास अभी भूसा होता तो कम से कम भूसा बेचकर मैं पैसे तो कमा ही सकता था, पर इस बार मैं किसानों को अनाज दूंगा और भूसा खुद रखूंगा। अब भीरू फिर से किसानों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाता है, पर इस बार वो किसानों को अनाज देने की बात करता है और खुद भूसा रखने की सोचता है। इस बार मैं खुद अपने लिए भूसा रखूंगा और तुम्हें अनाज दूंगा। क्या तुम इस शर्त पर मेरे खेतों में काम कर सकते हो? और ये देखो, मैंने कागज पर भी साफ साफ लिख दिया है कि मैं सभी को अनाज दूंगा। किसान भीरू का लिखा हुआ कागज पढ़ते हैं और उसके खेतों में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। भीरू के मन में लालच है कि इस बार वो भूसा बेचेगा और बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। चलो, इस बार हमें अनाज मिल रहा है। कम से कम अब हमें अनाज तो बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। सभी किसान फिर से भीरू के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। इस बार भी किसान मन लगाकर खेतों में काम करते हैं और अच्छी फसल उगकर तैयार हो जाती है। इस बार भीरू सभी को अनाज देता है और खुद भूसा रखता है। अब तो मैं इस अनाज से अपने पूरे साल का गुजारा कर लूंगा। इस बार सारा भूसा मेरे ही पास है। मैं सरकार को ऊंची कीमत पर सारा भूसा बेचूंगा।
भीरू ऊंचे दाम पर सरकार को भूसा बेचने का सपना देख रहा था कि तभी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तेज बारिश से गांव में बाढ़ आ जाती है और भीरू का सारा भूसा बाढ़ में बह जाता है। पहले भूकंप से मेरा गोदाम टूट गया और अनाज खराब हो गया और इस बार बाढ़ में पूरा भूसा बह गया। देखा बीरू के लालच और कंजूस होने का नतीजा। आज उसके पास पूरे गांव की जमीन है, पर फिर भी उसके घर में ना अनाज है और ना ही भूसा। बीरू समझ जाता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है, इसलिए वो अब लालच को छोड़कर सभी किसानों को अपने खेत में काम करने के बदले उचित दाम देता है। अब सभी किसान और भीरू मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं और साथ में खेती करने लगते हैं। स्नेहा एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता श्रीकांत एक किसान थे। उन्होंने स्नेहा के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली, पर श्रीकांत की दूसरी बीवी ममता स्नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, स्नेहा, पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? हाँ बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। स्नेहा पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो माँ, आज तो सब्जी बहुत महंगी है। सारे पैसे उड़ाई क्या? माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जी आ पाई है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा ली है? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा उड़ना शुरू हो जाता है। अब नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना बना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इस लड़की से। पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। स्नेहा रसोई में खाना बनाने चल देती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाना होगा। बस मैं क्या करूं जो इस घर से चली जाए ये, नहीं तो मुझे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी ममता को एक उपाय सूझता है। ममता अपने सोने का हार स्नेहा के कमरे में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यहीं कहीं होगा, तुम रखकर भूल गई होगी। मैंने चारों तरफ देख लिया पर मुझे नहीं मिला। बस एक स्नेहा का कमरा रह गया है, उसकी तलाशी लेनी है। वो मेरी माँ ने दिया था। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर स्नेहा तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी, पर एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है? हाथ कंगन को आरती क्या? ममता स्नेहा के कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपना सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार उसी ने रखा था। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार स्नेहा ने ही चुराया है। अब तो आपकी आंखों के आगे है। अब तो विश्वास हो गया ना कि स्नेहा चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो उसने चुरा भी लिया। स्नेहा, ये क्या है? तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है? तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी पापा? ये तो मेरी आंखों के आगे ही तेरे कमरे से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे कमरे में से कैसे निकला? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी ना। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम करूंगी। श्रीकांत चुपचाप खड़ा देखता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी स्नेहा को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। वो उसे झाड़ियों से निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की ओर भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है, इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे।
अब मैं क्या करूं? स्नेहा उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा, इस जंगल में। पर मैं इस घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन निरर्थक है। पापा ने मुझे निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी? वो ऐसा विचार कर रही होती है, तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। स्नेहा, तुम बहुत ही नेक लड़की हो, तुम ऐसा विचार कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। स्नेहा चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। स्नेहा चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, तुम इस जंगल में निश्चिंत होकर रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। वो कैसे? इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूंगा, तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे एक घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे गन्ने हैं, उसमें तुम अपना घर बना सकती हो। जाओ, एक मजबूत और खूबसूरत घर बनेगा। स्नेहा को विचार बहुत अच्छा लगता है। वो उन गन्नों को तोड़कर ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है, जो बहुत ही आकर्षक होता है। उसके गन्ने के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। ये तो बहुत ही सुंदर घर बना है, सभी घरों से बिल्कुल अलग। वो उस घर में रहने लग जाती है। जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करते हैं। एक दिन एक शिकारी शिकार करने वहाँ आ जाता है और उसे वो घर दिखाई देता है। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरा घर है। मैं शिकार खेलते खेलते बहुत थक गया हूँ, क्या मैं इसमें थोड़ी देर रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिकारी थोड़ी देर आराम करता है और फिर शहर में जाकर सबको गन्ने के घर के बारे में बताता है। अब तो उसके गन्ने का घर बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है और वहाँ पर कुछ पर्यटक भी आने लगते हैं, जिससे स्नेहा की कुछ कमाई भी हो जाती है। स्नेहा अब उस गन्ने के घर में जंगल के जानवरों के साथ हंसी खुशी रहती है। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे और मेरे 2 बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है।
और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली क्योंकि उसे सांप ने काट लिया। माँ, क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा, जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ। देव, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी।